ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के समीकरणों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अखिलेश सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन सर्वोच्च संवैधानिक पदों के लिए चुनाव की हलचल इन दिनों तेज है। अगर राष्ट्रपति चुनाव की बात की जाए तो देश के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। इसलिए निर्वाचन आयोग के अनुसार 18 तारीख को देश के 16वें राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा और 21 जुलाई को मतगणना के नतीजे आने के बाद देश के नए प्रथम नागरिक की घोषणा हो जाएगी। पहले ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति पद के लिए अपने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। उधर निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन भरने की अधिसूचना जारी कर दी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का 10 अगस्त को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व 6 अगस्त को नए उपराष्ट्रपति के लिए मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूरी होगी। 19 जुलाई तक नामांकन भरने की तारीख तय की गई है। हालांकि एनडीए और विपक्षी दलों की तरफ से अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है और इसको लेकर कयास जारी है। अखिलेश जी, सबसे पहले तो हम आपसे चर्चा इस मूल प्रश्न के साथ ही करते हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए इन चुनावों का कितना बड़ा महत्व है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैं और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण होता है सारी पॉलिटिकल पार्टीज का एक उनकी अपनी भूमिका होती है, उनके अपने एक एजेंडा होते हैं, उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो कुल मिलाकर के इन चुनावों के माध्यम से इन राजनीतिक दलों की अपने आइडियोलॉजीज क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है और वो कितना मायने रखते हैं इस पूरे सिस्टम में, ये सारी चीजें उसमें रिफ्लेक्ट होती हैं। जहां तक राष्ट्रपति चुनाव की बात है तो अब तो बड़ी स्पष्ट है कि चुनाव होना ही होना है। पक्ष की तरफ से एनडीए की जो कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू जी और दूसरी तरफ विपक्ष ने यशवंत सिन्हा जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो जब से इन दोनों उम्मीदवारों का स्पष्ट हुआ है कि चुनाव होगा, शुरुआत में जो एक पॉलिटिकल इक्वेशंस थे और दोनों नामों की घोषणा के बाद काफी फर्क आया है। एक दलीय स्थिति क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज के अपने लोकल कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, उनके प्रायोरिटीज क्या हैं, ये सब कुछ भी सामने आया है और उसी के हिसाब से जो चुनावी गणित है उसमें भी बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला है। क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा से आती हैं, पहली आदिवासी समाज की महिला है, संभावना है अभी के जो वोटों का गणित है उसके हिसाब से कि वो चुनाव जीत जाएंगी। तो अगर ऐसा होता है तो वो देश की पहली आदिवासी समाज से कोई भी होगा जो इस पद पर आसीन होगा और मात्र दूसरी महिला होंगी राष्ट्रपति भवन में इनका प्रवेश होगा। तो जब से इनकी उम्मीदवारी की घोषणा एनडीए ने की है उसके बाद से बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी पोजीशंस को चेंज करनी पड़ गई। टोटल जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसको हम देखते तो उसमें एनडीए 1 या 2% से उनकी संख्या कम थी। चूंकि उनके पास राज्यसभा लोकसभा में तो नंबर थे लेकिन विधानसभा में थोड़ा बहुत उनका कम पड़ रहा था। लेकिन जिस तरह से आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी ने और बीजू जनता दल नवीन पटनायक जी ने उड़ीसा में इन लोगों ने बढ़ चढ़ करके और समर्थन दिया, उसके बाद से फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के चीफ हैं जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने भी समर्थन की घोषणा कर दी। अब तो स्थिति ये है कि टीएमसी ने जो सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहे थे विपक्ष को लामबंद करने में, उन्होंने भी पूरी तरह से खुल करके यशवंत सिन्हा जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में आने से अवॉइड ही कर रहे हैं एक तरह से। क्योंकि यशवंत सिन्हा जी का भी मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल का जो दौरा है वो अभी शायद रुक गया है, वो कैंपेन करने जाने वाले थे, शायद वो नहीं जा रहे हैं। तो एक तरह से जो एक आदिवासी समाज की महिला, कई लोग ये भी समझते हैं कि अगर हम इनका प्रखर रूप से विरोध करते हैं तो शायद उनका जो वोट बैंक होगा, स्थानीय जो गणित है वो बिगड़ जाएगा, इसलिए ठीक से लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो ये एनडीए ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया, आदिवासी समाज से एक महिला को सामने ले आए और उसके बाद विशेष रूप से महिला, क्योंकि हमारी विपक्षी पार्टी लगातार विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उनके पास भी एक आधार होना चाहिए, एक स्ट्रांग बेस होना चाहिए इनका विरोध करने का। तो उनके इस कैंडिडेचर के बाद से कई लोगों को अपनी स्टैंड बदलने पड़े और यही खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की। हम सब जितनी चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, ये सारे इस डेमोक्रेटिक सेटअप के हिस्सा हैं और सबकी जिम्मेदारी है कि इस पूरे सेटअप को, इस पूरी स्ट्रक्चर को मजबूत करें।
और मजबूती तभी मिलेगी जब आप अपने कदम को, अपने स्टेप्स को मेरिट के आधार पर लेंगे। मुझे लगता है कि जो भी हाल फिलहाल में डेवलपमेंट्स हुए हैं, इन दोनों उम्मीदवारों के आने के बाद से हमारे हेल्दी डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा नमूना सबके सामने आया है। अखिलेश जी, आपने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के समीकरणों की बात की। इन चुनावों की प्रक्रिया की ओर अगर हम नजर डालें तो एक खासा अंतर इसमें है। राष्ट्रपति चुनाव में जहां लोकसभा, राज्यसभा, सभी विधानसभाओं के सदस्य वोट देते हैं, वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा के चुने हुए और मनोनीत सदस्य और लोकसभा के सदस्य मतदान में भाग लेते हैं। जहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए, जैसा कि आपने जिक्र किया, इलेक्टोरल कॉलेज में सदस्यों की वोट वैल्यू अलग अलग होती है और इस बार अलग इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों की कुल वोट वैल्यू का अगर हम जिक्र करें तो 10,86,431 है ये वोट वैल्यू। वहीं उपराष्ट्रपति के लिए संसद सदस्यों की सिंगल वोट वैल्यू है। तो दोनों चुनावों की प्रक्रिया किस तरह से इन चुनावों को अलग और विशेष बनाती है? जहां तक राष्ट्रपति पद के चुनाव का सवाल है, उसमें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1 या 2% से एनडीए कम थी। बाद में चूंकि रीजनल पार्टीज ने सपोर्ट कर दिया, फिर उसके बाद से एनडीए की जो कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो बहुत आगे निकल चुकी हैं। अब इसमें बहुत क्लैरिटी है कि चुनाव के नतीजे कैसे होंगे। उपराष्ट्रपति की जहां तक बात है, इसमें तो ऑलरेडी एनडीए के पास अपने नंबर्स हैं, उनको किसी के समर्थन की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने बूते ही अपने कैंडिडेट को चुनाव जिता लेंगे, क्योंकि राज्यसभा में अगर आप देखें तो लगभग आधे के बराबर एनडीए की संख्या है और लोकसभा में तो बहुत आगे हैं। तो अगर दोनों जो हमारे पार्लियामेंट के जो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो एनडीए बहुत आगे है और वहां पर विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं है। तो ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव में तो केवल एक खानापूर्ति है। ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा, अभी तक उसकी कोई चर्चा हुई नहीं है, कोई नाम सामने आया नहीं है। मुझे लगता है कि अगर कोई विपक्ष से कोई उम्मीदवार आता भी है तो केवल वो सांकेतिक लड़ाई होगी, क्योंकि एनडीए के पास ऑलरेडी नंबर्स हैं। रही बात राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की, तो उसमें भी नंबर पक्ष के पास कम था, लेकिन ऑलरेडी इतने ज्यादा रीजनल पार्टीज का समर्थन उनको मिल चुका है कि उसमें भी अब कोई लड़ाई बची नहीं है। और 18 तारीख के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनका जीतना लगभग तय हो चुका है। अक्सर राजनीतिक दलों या जो अलायंस हैं, उनके द्वारा एक तरह से अपने एक रणनीतिक छवि को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। जब से भारतीय लोकतंत्र स्थापित हुआ है, तब से लेकर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव जब जब हुए हैं, हमने राजनीतिक दलों की एक ताकत को प्रदर्शित होते हुए देखा है। तो इस बार 2022 में क्या आपको लगता है कि रणनीतिक रूप से दोनों धड़े, चाहे वो एनडीए हो या विपक्षी दल हो, किस तरह की कोशिशें कर रहे हैं? संक्षेप में बताएं। मुझे लगता है कि विपक्ष ने अपने उम्मीदवार की घोषणा करने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी। इनको इंतजार करना चाहिए था कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार कौन होता है, लेकिन उन्होंने उसके पहले ही यशवंत सिन्हा जी को, जो स्वयं बीजेपी में काफी अरसे तक बहुत ही अहम भूमिका में रहे, लेकिन विपक्ष की सोच थी कि हम एक ऐसे कैंडिडेट को लेकर के आए जिसका लगभग हर पार्टीज में रीच हो। जैसे ही इस नाम की घोषणा हुई द्रौपदी मुर्मू जी की, उसी समय बड़ा स्पष्ट हो गया था कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक ये धर्म संकट की स्थिति हो जाएगी। इस कैंडिडेचर के बाद से इनके लिए विपक्ष में भी एक तरह से दरार एक आ गई है। अगर आप विपक्ष की बात करें तो जो भी 2-4 स्टेट में उनकी सरकारें हैं, उसमें झारखंड में जेएमएम की, कांग्रेस की अलायंस गवर्नमेंट है, कोalition सरकार है। बावजूद इसके हेमंत सोरेन ने खुले तौर पे अपने समर्थन की घोषणा की, तो एक तरह से उन्होंने भी विपक्ष के उम्मीदवार का साथ नहीं दिया और द्रौपदी मुर्मू जी, क्योंकि वो एक संथाल आदिवासी हैं, उनको समर्थन दिया, क्योंकि उनके अपने लोकल कंस्ट्रेंट से। तो इनके कैंडिडेचर ने विपक्ष में भी एक तरह से धर्म संकट की स्थिति खड़ा की और उसकी वजह से अब एनडीए के उम्मीदवार काफी मजबूत हो चुके हैं। तो आने वाले हफ्तों में हम देश के नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति देखेंगे। चर्चा में शामिल हुए अखिलेश जी आप, और विश्लेषण दिया। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के समीकरणों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अखिलेश सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।